हेलो छात्रों, आज हम सभी बिहार बोर्ड द्वारा संचालित 2021 की वार्षिक परीक्षा में पूछे गए विज्ञान से संबंधित शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग करें। जैसा कि पहला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा जो है वह इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि विद्युत धारा के लिए जो जिम्मेदार कण होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। सवाल है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा जो है वह विद्युत आवेश की इकाई होती है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। और एक के एम्पियर घंटा बराबर आपको होता है 3600 कूलम्ब। तो आंसर हमारा हो जाएगा आवेश। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो देखिए, वाट जो है वह तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक है और शक्ति बराबर होता है वर्क बटे टाइम। वर्क का जो ऐसा ही मात्रक जूल होता है और टाइम का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। तो इसीलिए वाट जो है वह आपको जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकंड। अगले सवाल पर हम लोग जाते हैं, विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए, सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक तरह का पृथ्वी के सतह पर जो औसतन जो तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए कहा जाता है चूँकि यह एक वैश्विक स्तर पर यह घटना हो रही है, इसलिए इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में या ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के रूप में भी जानते हैं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, वह गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है वह गर्मी जो है उसको ऑब्जर्व करके रखने की प्रवृत्ति होती है। और यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी जो कारक है वह कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 60% जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारक है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। शेष भी बहुत सी गैसें हैं, जैसे मीथेन हो गया, सीएफसी हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड से संबंधित भी कुछ कारक हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी अगर गैस है तो वह आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यह आंसर जो है ऑप्शंस के अनुसार आप दे सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, वहाँ पर मीथेन हो तो मीथेन को भी टिक लगा सकते हैं। अगर सीएफसी हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, तो उसको भी टिक लगा सकते हैं। तो चूँकि हमारे ऑप्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे। अगला सवाल है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो देखिए, कली चूना जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं और यह जब जल से प्रतिक्रिया करता है तो वो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट फर्निश करता है, हीट उत्पन्न करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। यह एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान जो है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। तो कली चूना में जब हम जल डालते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो यह एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम चूने का पानी बोलते हैं या चूना जल कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र आपका हो गया CaOH के होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो लिखा है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में 3 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो अनसैचुरेटेड में ही आपको अल्कीन और अल्काइन आते हैं। तो एल्काइन जो समूह है उसमें YN आइन ग्रुप लगा रहता है
और उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। वहीं अगर बोलता है कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में 1 सहसंयोजक बंधन होते हैं। वहीं अगर पूछते हैं कि अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 2 बंध होते हैं। और यहीं जो अभी सवाल है कि अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बनते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ग्लूकोज का मोलेकुलर सूत्र या आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का जो मोलेकुलर फार्मूला है C6H12O6 होता है। तो इसको आप याद कर लेंगे और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग जाते हैं कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं वे साबुन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्राईग्लिसराइड जो है अल्कलाइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है और सोप बनाता है और साथ साथ ग्लिसरॉल भी बनाता है। तो यही सोडियम का उच्च वसीय अम्ल है। तो आपका आंसर हो जाएगा साबुन। अगला सवाल है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO जो है वह आपको अल्डिहाइड अभिक्रियाशील मूलक है। फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्डिहाइड। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए इसमें यह होता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है, तो जिसके कारण उसका जो परमाणु आकार है वह घट जाता है। तो परमाणु त्रिज्या घटेगा मतलब परमाणु आकार घटने का मतलब परमाणु त्रिज्या भी घट रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह देखिए लेफ्ट टू राइट हो गया। हम यह आवर्त सारणी हो गया। आवर्त सारणी में हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने लगता है। तो नाभिकीय आवेश जब बढ़ने लगेगा तो नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को खींचना प्रारंभ कर देगा, जिससे क्या होगा कि परमाणु आकार घटने लगेगा। और परमाणु आकार घटने लगेगा तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटेगा। अगला सवाल है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपका उपधातु है। सिलिकॉन कर देखिए स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बताया गया है चित्र के माध्यम से। निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सवाल है कि विद्युत धनात्मक तत्व इसमें से कौन सा है? तो विद्युत धनात्मक तत्व आपका सोडियम है, क्योंकि सोडियम जो है विद्युत धनात्मक तत्व ऐसा तत्व होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति होता है, देने की प्रवृत्ति होती है। तो सोडियम Na11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। वह अपने बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे करके बंधन बना देता है। तो इसलिए आपका जो विद्युत धनात्मक तत्व हो गया इसमें सोडियम होगा। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो आपका आंसर हो गया इसमें सोडियम। सोडियम जो है उसको जो है किरोसिन में रखा जाता है। उसका कारण यह है कि सोडियम में अगर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है और पानी में रखते हैं तो पानी के साथ भी रिएक्शन करता है, और दोनों हालत में यह रिएक्शन करता है। इसलिए इसको रिएक्शन से बचाने के लिए इसको हम लोग किरोसिन तेल में रखते हैं। दूसरा चीज़ है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि यह बहुत सक्रिय धातु है, जो कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और यही जब पानी से क्रिया कर लेगा तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं? सोडियम को किरोसिन ऑयल में रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चित्र में भी दिखाया गया है कि यह सोडियम हो गया। सोडियम को किरोसिन ऑयल में इसको रखा गया है। सोडियम इज स्टोर्ड इन किरोसिन ऑयल। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो देखिए सौर प्लेट है। यह सौर प्लेट में सिलिकॉन सिलिकॉन जो है का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर जो है CNG आपका सबसे सटीक ऑप्शन हो गया, क्योंकि CNG जो है उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। यह एक तरह का प्राकृतिक गैस है और इसका जो उपयोग है वह ज़्यादातर ईंधन के रूप में किया जाता है।
तो हमारा आंसर आपका क्या हो जाएगा, CNG हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 2Cu प्लस O2 2Cu कौन सा रिएक्शन है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन से जब संयोग होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीजन से जब संयोग होता है तो उस तरह की अक्रिया को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इस तरह के सवाल को देखने के लिए आपको जितने ऑप्शंस हैं उसमें मिलाना पड़ेगा कि जो रिएक्टेंट की जो परमाणुओं की संख्या है, प्रोडक्ट का जो परमाणुओं की संख्या है, दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे आपको H2Cl2 जो है मिल कर के आपको 2HCl बनाता है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें इस बार लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी आपको 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। तो चूँकि दोनों स्थिति में यहाँ पर जो रिएक्टेंट है अभिकारक है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो गया, तो दोनों में जो है परमाणुओं की संख्या सेम है, तो इसका मतलब कि यह बैलेंस्ड है, तो यह भी आपका बैलेंस्ड है। इसमें अब सी नंबर पर देखिए, इसमें भी आपको 2H2 प्लस O2 2H2O दिया है, तो इधर भी हाइड्रोजन जो है आपको कितना दिया है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन देख रहे हैं कि 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन आपका 2 हो गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आपका मान बराबर है, इसका मतलब कि यह भी बैलेंस्ड समीकरण है। उसी प्रकार आप 2KClO3 में भी देख रहे हैं कि पोटेशियम 2 है, इस पार 2 पोटेशियम है, क्लोरीन भी 2 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ भी पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, यह भी बैलेंस्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे, इसमें जो लेड है वह, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे आप रिएक्शन में इसको थोड़ा सा हम बिठा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस, जब रिएक्शन करता है तो Pb ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। तो रिएक्टेंट में आप पीबी का वैल्यू, परमाणु की संख्या 1 है, नाइट्रोजन का चूँकि ट्वाइस है तो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया। उसी तरह आप राइट हैंड साइड देखिए तो पीबी जो है 1 है, ऑक्सीजन टोटल ऑक्सीजन जोड़िए तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 5 है, नाइट्रोजन की संख्या आपको 1 है। तो आप देख रहे हैं कि यह बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि लेड तो बैलेंस है लेकिन नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। यह एक तरह का असंतुलित रिएक्शन है, मतलब कि समीकरण संतुलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए आपके सामने यह एक सोरेनसन का स्केल है और इस स्केल के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि कौन सा जो पदार्थ है वह एसिडिक प्रवृत्ति का है, अम्लीय स्वभाव का है, कौन सा पदार्थ जो है बेसिक प्रवृत्ति का है, क्षारीय स्वभाव का है और कौन न्यूट्रल है। तो उन्होंने एक के संख्या निर्धारित की है कि 1 से लेकर के 14 तक का नंबर दिया है और 7 को मिड पॉइंट बना दिया है। 7 से इधर वाला जो नंबर है वह एसिडिक प्रवृत्ति को व्यक्त करता है, 7 जो है वह न्यूट्रल को व्यक्त करता है, उदासीन को व्यक्त करता है, और 7 से 14 तक का जो पॉइंट है वह आपको बेसिक यानी क्षारीय प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। तो चूंकि सवाल कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो अभी आपने देखा कि न्यूट्रल या उदासीन जो पदार्थ है, उस उदासीन जो विलयन है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 7। निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ अम्ल है? तो दुर्लभ अम्ल में आपको देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और यह आपका हो गया एसेटिक अम्ल हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दिए गए अम्ल में यह जो एसेटिक अम्ल है यह जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, मतलब यही दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखते हैं क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है यह आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। पोटेशियम की परमाणु संख्या, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 19 होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।